नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं एक ऐसी कहानी में जो हमें ले जाएगी ब्रह्मांड की शुरुआत में। ये कहानी है सबसे पुरानी रोशनी की, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी। असल में ये बिग बैंग की एक हल्की सी गूंज है, एक ऐसी झलक जो हमें दिखाती है कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी खोजों में से एक, उसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब सी, बल्कि कहूं तो एक मजेदार प्रॉब्लम से हुई। और वो प्रॉब्लम थी कबूतर। हाँ, कबूतर सुनने में अजीब लगता है ना। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक रहस्यमयी आवाज की, एक कॉस्मिक फुसफुसाहट की। बात है 1964 की। दो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स थे, आनू पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन। उन्हें अपने एंटेनास से एक अजीब सी लगातार आने वाली आवाज सुनाई दे रही थी। एक फुसफुसाहट, एक हिस जो कहीं जा ही नहीं रही थी। दिन हो या रात, चाहे एंटेना को कहीं भी घुमा लो, वो आवाज वहीं थी। 1965 आते आते ये तो साफ हो गया कि ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है, ये कुछ और ही है। ये था कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। और जानते हैं, इस एक्सीडेंटल खोज के लिए उन्हें 1978 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो वापस आते हैं उन कबूतरों पर। पेंजियास और विल्सन इस आवाज से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया। उन्हें लगा कि शायद उनके विशाल हॉर्न एंटेना पर जो कबूतर बैठते हैं और उनकी बीट, शायद उसकी वजह से ये शोर आ रहा है। उन्होंने मजाक मजाक में इसे वाइट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम दिया। मतलब कहने का बस एक साइंटिफिक तरीका था कि कोई चीज सिग्नल को ब्लॉक कर रही है। तो भाई उन्होंने पूरा एंटेना साफ किया, कबूतरों को हटाया, पर वो आवाज, वो टस से मस नहीं हुई। और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो एक बेकार का शोर समझ रहे थे, वो असल में ब्रह्मांड की सबसे पहली रोशनी थी। बिग बैंग की बची हुई एक हल्की सी चमक। वही चमक जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये रोशनी ये आए कहाँ से? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। करीब 13.8 अरब साल पीछे, ठीक बिग बैंग के बाद के दौर में। जरा सोचिए, बिग बैंग के बाद पहले 3,80,000 सालों तक हमारा यूनिवर्स कैसा था? वो एक खौलता हुआ बहुत ही घना कॉस्मिक सूप था। हर तरफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का गर्म प्लाज्मा फैला हुआ था। और रोशनी, मतलब कि फोटॉन्स, वो बेचारे कहीं जा ही नहीं पाते थे। जैसे ही निकलते, किसी आजाद इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स एक घने चमकते हुए कोहरे जैसा था, जिसमें कुछ भी दूर तक देख पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर जैसे जैसे यूनिवर्स फैला, वो ठंडा होने लगा। और जब तापमान गिरकर करीब 3000 केल्विन पर पहुंचा, तब एक कमाल की चीज हुई। इस घटना को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। हुआ ये कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम बना लिए। अब क्योंकि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कैद हो गए, तो रोशनी को रोकने वाला कोई बचा ही नहीं। और बस अचानक से वो पूरा कॉस्मिक कोहरा छट गया और हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। और ठीक उसी पल वो जो रोशनी की पहली किरण आजाद हुई थी, वही रोशनी आज 13.8 अरब साल बाद भी हमारे पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। और हम उसी रोशनी को आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के तौर पर देखते हैं। तो ये तो हो गई इसके जन्म की कहानी। लेकिन इस रोशनी ने अपना 13.8 अरब साल का सफर कैसे तय किया? और वो जो एक गर्म चमक थी, वो आज इतनी ठंडी माइक्रोवेव में कैसे बदल गई? देखिए, जब ये रोशनी पहली बार निकली थी तो ये बहुत गर्म थी, मतलब करीब करीब 3000 केल्विन। अगर हम उस वक्त वहां होते तो हमें हर तरफ एक गहरी नारंगी लाल रंग की चमक दिखाई देती। पूरा यूनिवर्स बस इसी रोशनी से नहाया हुआ होता। और आज 13.8 अरब साल बाद इसका तापमान है सिर्फ 2.725 केल्विन। ये एब्सोल्यूट जीरो से बस जरा सा ही ऊपर है। मतलब ये वो असली ठंडक है जो गहरे स्पेस में महसूस होती है। तो सवाल ये है कि ये इतना ठंडा कैसे हुआ? जवाब है यूनिवर्स का विस्तार। देखिए, जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स फैलता गया, उसने अपने अंदर मौजूद लाइट की वेव्स को भी खींचना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह। इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट। और इसी खिंचाव की वजह से रोशनी की एनर्जी कम होती गई और वो गर्म लाल चमक आज की ठंडी माइक्रोवेव में बदल गई। पर ये सीएमबी सिर्फ एक पुरानी ठंडी रोशनी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है।
हम इसे इतनी शिद्दत से स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि इसी के अंदर हमारी अपनी कहानी के बीज छिपे हैं, आकाशगंगाओं के बनने के बीज। अगर हम CMB को देखें तो इसका टेम्परेचर लगभग हर जगह एक जैसा, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। फर्क कितना है? सिर्फ 1 लाख में एक हिस्से का। मतलब ये अविश्वसनीय रूप से एक समान है। पर यही छोटे छोटे मामूली से अंतर असल में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। CMB के मैप पर जो हमें लाल और नीले धब्बे दिखते हैं ना, वो यही मामूली टेम्परेचर के उतार चढ़ाव हैं। जो लाल धब्बे हैं वो जगहें थीं जो थोड़ी ज़्यादा गर्म और ज़्यादा घनी थीं। इन्हीं जगहों पर ग्रेविटी ने धीरे धीरे मैटर को अपनी तरफ खींचना शुरू किया और अरबों साल बाद यही जगहें हमारी गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स बनी। और जो नीले धब्बे हैं वो थोड़े ठंडे और कम घने इलाके थे, जो आज यूनिवर्स के बड़े बड़े खाली हिस्से यानी वॉइड्स हैं। सोचिए, अगर ये छोटे छोटे अंतर नहीं होते तो हमारा यूनिवर्स आज एक बोरिंग, एक जैसा सूप होता। कुछ नहीं, ना कोई गैलेक्सी, ना कोई तारे और जाहिर है ना कोई जिंदगी। हम होते ही नहीं। तो इस पहली रोशनी का नक्शा बनाकर हमने असल में टाइम की शुरुआत को देखा है। इसे हम अपने यूनिवर्स की बेबी पिक्चर भी कह सकते हैं, उसकी सबसे पहली तस्वीर। और ये बेबी पिक्चर हमें मिली है 3 बड़े सैटेलाइट मिशंस की वजह से। सबसे पहले 1989 में आया कोब, जिसने पहली बार टेम्परेचर के इन उतार चढ़ावों को कंफर्म किया। फिर 2001 में आया WMAP, जिसने हमें एक बहुत ज़्यादा शार्प मैप दिया और यूनिवर्स की उम्र को 13.77 अरब साल पर सेट किया। और फाइनली 2009 में प्लैंक सैटेलाइट ने हमें आज तक की सबसे डिटेल्ड, सबसे सटीक तस्वीर दी। इसने ना सिर्फ उम्र को और रिफाइन किया, बल्कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने में भी हमारी बहुत मदद की। तो कुल मिलाके ये CMB एक खजाने के नक्शे जैसा है। ये हमें क्या क्या बताता है? ये हमें बताता है यूनिवर्स की सही उम्र, जो है 13.8 अरब साल। ये बताता है कि यूनिवर्स का शेप कैसा है, जो कि फ्लैट है, मतलब वो नॉर्मल ज्योमेट्री के रूल्स फॉलो करता है। ये हमें यूनिवर्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता है कि इसमें कितना डार्क मैटर है, कितनी डार्क एनर्जी। और सबसे बड़ी बात, ये हमें दिखाता है कि आज हम जो भी बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स, उन सब की शुरुआत कैसे हुई। तो अगर ये तस्वीर यूनिवर्स की तब की है जब वो 3,80,000 साल का था, तो एक सवाल अब भी खड़ा है, बिग बैंग के ठीक बाद उस पहले 1 सेकंड में क्या हुआ था? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसका जवाब आज भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं।